जीवाणु के बारे में देखिए। अब जीवाणु का पहले खोज समझते हैं कैसे हुआ था। तो जीवाणु का खोज दांत के खुरचन में सूक्ष्म जीव पाए गए थे लीवेनहॉक के द्वारा। सूक्ष्मदर्शी से देखा कि दांत के खुरचन में कुछ सूक्ष्म जीव है और उसे ही जीवाणु कहा गया बाद में। तो जीवाणु का खोज तो दांत के खुरचन में किसने किया? लीवेनहॉक ने। तो दांत के खुरचन में लीवेनहॉक ने उसका खोज किया था। पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन कि लीवेनहॉक ने जीवाणु का खोज कहाँ किया था? तो दांत के खुरचन में, और इसीलिए इसे बैक्टीरियोलॉजी यानी कि जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? लीवेनहॉक ने, क्योंकि उसका खोज किया था। लेकिन उसका नामकरण जीवाणु को जीवाणु नाम किसने दिया? एहरेनबर्ग ने। याद रखिएगा, खोज लीवेनहॉक और नामकरण एहरेनबर्ग। अब एक और जीवाणु से संबंधित वैज्ञानिक है रॉबर्ट कोच। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट कोच ने बताया कि किण्वन में और पदार्थों के सड़ने में और बहुत सारे रोग होने में जीवाणुओं का ही योगदान है। किण्वन, सड़ने में या बहुत सारे रोग होने में जीवाणु ही सहायक होते हैं। इसीलिए रॉबर्ट कोच के इस सिद्धांत को रोगों का जन्म सिद्धांत कहा गया। रोगों का जन्म सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन पूछता है तो रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने बताया कि किण्वन में भी जीवाणु सहायक होते हैं या किसी पदार्थ के सड़ने गड़ने में या रोग में भी। और उन्होंने ये भी बताया कि पशुओं में होने वाले एंथ्रेक्स जीवाणु के कारण ही होते हैं, और मनुष्य में होने वाले टीबी यानी कि तपेदिक, मनुष्य में होने वाले टीबी यानी कि तपेदिक रोग भी किसके कारण होते हैं? जीवाणु के कारण ही होते हैं। किसने बताया? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने ही रोग का जन्म सिद्धांत दिया था। अब चलिए, रॉबर्ट कोच ने कृत्रिम संवर्धन के बारे में बताया, जीवाणुओं का किया। रॉबर्ट कोच जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया। लिस्टर के द्वारा जीवाणुओं का प्रतिरोधी मत दिया गया। जीवाणु के बारे में प्रतिरोधी मत किसके द्वारा दिया गया? लिस्टर के द्वारा। आप समझते हैं कि जीवाणु होता कैसा है, उसका संरचना कैसा होता है, उसका यूज क्या है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। देखिए लिखा है जीवाणु हरित लवक होते हैं। ऐसे तो जीवाणु वास्तव में पौधा नहीं होते हैं, वास्तव में पादप के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियों में कुछ वजह है जिसके कारण उसे पादप में रखा गया है, इसीलिए उसको थैलोफाइटा में रखा गया है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तो जीवाणु पहला क्या होता है? हरित लवक रहित, यानी कि उसमें हरित लवक नहीं रहता है। हरित लवक के स्थान पर क्या होता है? जीवाणु हरित लवक, जिसकी वजह से वह प्रकाश संश्लेषण करता है। कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यों। क्योंकि उसमें जीवाणु पर्णहरित या जीवाणु हरित लवक या बैक्टीरियो क्लोरोफिल, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि पौधा के क्लोरोफिल से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन उसकी वजह से वह प्रकाश संश्लेषण करता है, इसलिए उसे स्वपोषी कहा गया है। तो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवाणु, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय हो सकते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिका होते हैं ना। तो प्रोकैरियोटिक में हम वैसे कोशिकाओं को रखते हैं जो विकसित नहीं होते, अविकसित होते हैं, मतलब कम विकसित होते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका जो है अधिक विकसित होते हैं। इसीलिए प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक का अभाव रहता है और बहुत सारे विकसित कोशिकांगों का भी अभाव रहता है। जैसे मैंने लिखा है, विकसित कोशिकांग का अभाव रहता है। कौन कौन? लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक भित्ति, क्रोमोसोम, अंतःप्रद्रव जालिका। कोशिकांग में लवक नहीं होता है। जीवाणु कोशिकांग में, कोशिका द्रव्य में लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम और अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सब नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछ सकता है कि जीवाणु में निम्न में से कौन सा, जीवाणु कोशिका में निम्न में से कौन सा नहीं पाया जाता है? लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका कि क्रोमोसोम, कि इनमें से सभी? तो इनमें से सभी नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक हो गया। कुछ जीवाणु अभी मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जीवाणु का प्राप्ति स्थान क्या है? सभी जगह जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। विषाणु के बाद सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। विषाणु तो हमारा न सजीव है न निर्जीव है, वो अनुकूल के अनुसार सजीव होता है, और यदि उसके अनुसार वातावरण ना हो तो वह निर्जीव भी हो जाता है। जीवाणु हर जगह, सभी जगह, हमारे शरीर में भी, हमारे मुंह में भी पाए जाते हैं। हमारे चारों तरफ जीवाणु पाए जाते हैं। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति मोटी काइटिन की बनी होती है। जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? मोटी काइटिन की। और किसी भी कोशिका के बाहर होता है कोशिका भित्ति। उसके बाद क्या होता है? केंद्रक झिल्ली। जीवाणु की कोशिका झिल्ली का केंद्रक झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड। जीवाणु की कोशिका झिल्ली प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। और इसके अंदर में क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। और इस केंद्रक द्रव्य में अभी मैंने बताया सत्य केंद्रक का भी अभाव रहता है। लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक भित्ति, क्रोमोसोम, अंतःप्रद्रव जालिका, इन सब का अभाव होता है।
इसको अभी आप पढ़िए, नोट्स भी बनाइए, इसको लिखते भी जाइए, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद फिर से अपना रिकॉल करके नोट्स बनाइए, आपका बिल्कुल एकदम याद हो जाएगा। फिर और आप किसी ऑब्जेक्टिव बुक से पढ़िए। इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, और साथ ही साथ आप घर पर भी जाकर इसका नोट्स बनाइए, और फिर से आप साइंस के कोई बुक लेकर के और डिटेल में पढ़ना चाहते हो और इससे भी ज़्यादा कुछ पढ़िए अगर टाइम मिलता है तो। नहीं तो इतना जितना मैं बता रहा हूँ उतना काफ़ी। इसी को रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए, आपका इससे बाहर सवाल नहीं आने वाले हैं जीवाणु से। अब चलिए जीवाणु की आकृति के बारे में पढ़ते हैं। जीवाणु की कई तरह की आकृति होती है, जैसे सल्कावत, गोलाकार, सर्पिलाकार और कोमाकार। तो सल्कावत बैसिलस की आकृति में छड़ाकार और बेलनाकार होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवाणु को कौन सा प्रकार की आकृति जो है छड़ाकार और बेलनाकार होता है। तो सल्कावत, गोलाकार जीवाणु को हम कोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलाकार जीवाणु कोकस, यही सबसे छोटा जीवाणु होता है। और कोकस भी माइक्रोकोकाई, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई 3-4 तरह का होता है। तो माइक्रोकोकाई में सिर्फ एक जीवाणु होते हैं, डिप्लोकोकाई में 2 और स्ट्रेप्टोकोकाई में बहुत सारे जीवाणु होते हैं गोल गोल। तो गोल जीवाणु क्या कहते हैं? कोकस। सर्पिलाकार जीवाणु भी होते हैं, कोमाकार जीवाणु भी होते हैं। अब चलिए हम जीवाणुओं के पोषण के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको स्वपोषी के बारे में बता दिया, स्वपोषी करते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्यों होते हैं मैंने बताया अभी फिलहाल। प्रकाश संश्लेषण करते हैं जीवाणु पर्णहरित के कारण। जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कौन सा क्या पाया जाता है? जीवाणु पर्णहरित, यानी कि जीवाणु बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? क्रोमेटिडियम, रोडोस्पेरिलम। 2 ऐसा जीवाणु है जो कि स्वपोषी है। तो यानी कि कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं, कुछ जीवाणु विषमपोषी भी होते हैं। ये सब डिटेल में पढ़ने से फायदा यही है, कभी आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर से भी पूछ देगा तो भी बता दीजिएगा, हल्का पूछेगा तो बताइए दीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दे कि इनमें से कौन सा जीवाणु का लक्षण नहीं है। जीवाणु स्वपोषी होते हैं, जीवाणु विविध पोषी होते हैं, और सब 2-4 को ऑप्शन दे देगा। तो इस तरीके से इसको अच्छा से पढ़ना जरूरी है। तो स्वपोषी होगा। विषमपोषी, विषमपोषी यानी कि अलग अलग तरीके से अपना भोजन करते हैं। जैसे सहजीवी, सहजीवी के बारे में मैंने बताया, दोनों मिल करके अपना एक दूसरे के साथ आवश्यकता पूरा करते हैं। जैसे राइजोबियम, राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? दलहनी पौधों के गांठ में। और यह राइजोबियम जो है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जीवाणु दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है? तो राइजोबियम। या फिर ये भी पूछता है कि कौन सा जीवाणु ल्यूमिनेसी कुल के पौधों में के जड़ों में पाया जाता है? तो राइजोबियम हो जाएगा। और कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो राइजोबियम ही। मैंने नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पहले बताया। परजीवी, कुछ जीवाणु परजीवी भी होते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम। मृतोपजीवी, मृतोपजीवी किसको बोलते हैं? जो मरे हुए अवशेषों कार्बनिक पदार्थों पर के से पोषक अपना ग्रहण करते हैं, उसे मृतोपजीवी यानी कि मृतक पर जीवित रहते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस, इसके एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। प्रजनन हमारा इसमें भी अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरीका से होता है। अलैंगिक में क्या होता है? अलैंगिक में 3 तरीका से, द्विभाजन, कोनोडिया और अंतःविजाणु होते हैं। अलैंगिक जनन कैसे कैसे होते हैं? द्विभाजन द्वारा, कोनोडिया के द्वारा और अंतःविजाणु के द्वारा। तो जीवाणु जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, द्विभाजन के द्वारा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो अलैंगिक जनन के में द्विभाजन, कोनोडिया और अंतःविजाणु, याद रखिएगा। हमने भी सवाल में भी पढ़ा था, एकाइनेट, हार्मोगोन, ऐसे कुछ पढ़ा था ना, खंडन, ये सब। तो इसमें भी अलैंगिक में द्विभाजन, कोनोडिया, अंतःविजाणु। लैंगिक में देखिए क्या होता है, इसमें न निषेचन होता है और न ही युग्मक बनता है। लैंगिक में न निषेचन होगा, न ही युग्मक बनेगा। इसमें होता क्या है? केवल अनुवांशिक पदार्थ का पुनर्नियोजन। क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ का पुनर्नियोजन। कैसे कैसे? 3 विधि से। संयुग्मन, इसमें क्या होता है? 2 कोशिकाएं मिलते हैं और उसमें डीएनए का स्थानांतरण होता है। 2 कोशिकाएं मिलते हैं और संयुग्मन यानी मिलना, 2 कोशिकाएं मिलते हैं और डीएनए का स्थानांतरण होता है। जीनवाहन में क्या होता है? जीनवाहन में डीएनए का स्थानांतरण विषाणु द्वारा होता है। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जीनवाहन में विषाणु के द्वारा हमारा डीएनए का स्थानांतरण होता है। रूपांतरण में क्या होता है? एक कोशिका से दूसरे कोशिका में, इसमें भी जीवाणु डीएनए जाते हैं। किसके कारण? किसी बाह्य कारक के कारण। तो अलैंगिक में संयुग्मन, जीनवाहन और रूपांतरण 3 तरह का होता है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा सा अंदर से पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लाभदायक, कुछ जीवाणु हमारे लाभदायक भी होते हैं। अभी मैंने राइजोबियम के बारे में बता दिया, लैक्टोबैसिलस के बारे में बताया। दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु कारक होता है? लैक्टोबैसिलस। दूध में केसिन नामक प्रोटीन होता है, तो केसिन को बूंद बूंद इकट्ठा करके लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दही बनाता है। एसिटोबैक्टर एसिटिक, नाम से ही लग रहा है एसिटिक। तो एसिटोबैक्टर एसिटिक किस में उपयोग होता है? आपका सिरका बनाने में।
तो क्वेश्चन पूछेगा सिरका बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? एसिटोबैक्टर एसिडी। ये देखिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चाय का क्यूरिंग कैसे किया जाता है? चाय का क्यूरिंग जीवाणु, चाय की पत्ती का क्यूरिंग जीवाणुओं के द्वारा किण्वन से होता है। चाय का पत्तियों की क्यूरिंग कैसे होता है? किण्वन के द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा। अगर जीवाणु का नाम पूछ दे तो माइकोकोकस कोडिसेंस, माइकोकोकस कोडिसेंस। तो चाय का क्यूरिंग जीवाणुओं के द्वारा होता है, किण्वन द्वारा। अब चलिए, बैसिलस मेगाथेनियम, तंबाकू के पत्ती में सुगंध और स्वाद पैदा करने के लिए ये जीवाणु उपयोगी होता है। कौन सा? बैसिलस मेगाथेनियम। याद रखिएगा नाम, बैसिलस मेगाथेनियम, तंबाकू के पत्तियों में सुगंध और स्वाद पैदा करने के लिए। कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटियम, ये जो है रेशे का रेटिंग करने के लिए, रेशे का रेटिंग, जैसे जूट पटसन ये सब होता है ना, उसका रेशा होता है, उसका रेटिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटियम। अब आपको इसको रिवीजन करना होगा दोबारा, तो क्या कीजिएगा, या तो इसको फास्ट वीडियो को कर लीजिएगा, फास्ट मोड में करके देख लीजिएगा, या फिर आप नोट्स बनाएं उसको पढ़ लीजिएगा, अपने आप रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए इस पर अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं जीवाणु और शैवाल से संबंधित, तभी पता चलेगा आप लोग कितना समझ में आया, क्या क्या पढ़े आप, कितना आपको याद हुआ। और फिर से आप घर पर जाकर इसको बाद में कुछ समय के बाद इसको अपना रिकॉल करके नोट्स बनाइएगा, या फिर से वीडियो को फास्ट मोड में लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर। हेलो दोस्तों, हम लोग पिछला वीडियो में शैवाल और जीवाणु के बारे में पढ़े थे, तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं ताकि आपको पता चले, आपका रिवाइज हो जाए, कितना क्वेश्चन आपको आ रहा है, पढ़ने से क्या फायदा है क्या नहीं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सवाल है हमारा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवाल के अध्ययन से संबंधित है। बताइए शैवाल का अध्ययन क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, सबको पता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। नेक्स्ट सवाल है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जल्दी बताइए, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन है काइटिन, सुबेरिन, सेलुलोज की क्यूटिन। तो सेलुलोज। काइटिन किसकी बनी होती है? काइटिन किसका कोशिका भित्ति होता है? कवक का। नेक्स्ट सवाल है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल होता है? ऑप्शन है यूक्लोरेला, नोस्टोक, यूलेथ्रिक्स की स्पाइरोगाइरा। कल हमने बताया था यूक्लोरेला। क्या है? एक शैवाल है, किसके शरीर में रहता है? हाइड्रा के शरीर में रहता है यूक्लोरेला नामक शैवाल। नेक्स्ट सवाल है, सरगैसोस समुद्र का नाम पड़ा कवकों के कारण, शैवालों के कारण, आवृत बीजों के कारण कि ब्रायोफाइटा के कारण? मैंने बताया था सरगैसम नामक घास होता है, जो एक तरह का क्या है? शैवाल है। सरगैसम नामक घास एक तरह का शैवाल है, उसके कारण समुद्र उस समुद्र का नाम पड़ गया सरगैसो सागर। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है। गलगंड रोग गला में होता है, नाम से ही लग रहा है गलगंड रोग गला में होता है। तो इसके इलाज के लिए क्या उपयोगी है? आयोडीन। और आयोडीन किससे प्राप्त होता है? आयोडीन एक समुद्री खरपतवार है, एक समुद्री शैवाल है, उसका नाम क्या है? लिमिनेरिया। याद रखिएगा, बताए थे पिछले क्लास में हमने, लिमिनेरिया। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लिमिनेरिया। और ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग है, गला का रोग है ना, गलगंड रोग, आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट सवाल है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? अभी मैंने बताया, ऑप्शन है आपके सामने, एक्टोकॉर्प्स, लिमिनेरिया, आयोडोगेनियम, इलोथ्रिक्स। तो क्या हो जाएगा? लिमिनेरिया। केल्प प्राप्त होता है, ऑप्शन है समुद्री शैवालों से, लाइकेन से, शैवाल से, जलीय शैवाल से। तो केल्प जो है हमारा समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा स्वपोषी होता है? मैंने आपको बहुत बार बताया, स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, इन सब के बारे में बताया है। ऑप्शन है प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, विषाणु। तो मैं क्या हो जाएगा? शैवाल। शैवाल कैसा है? शैवाल कैसा होता है? स्वपोषी। क्यों स्वपोषी होता है? क्योंकि इसमें पर्णहलित या क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण वह प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना भोजन स्वयं बताता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी, यानी खुद से पोषण ग्रहण करता है। नेक्स्ट सवाल है, कवक कैसा होता है? कवक, ऑप्शन में कवक भी है तो विविधपोषी। मैंने बताया था कवक कैसा होता है? विविधपोषी। इसका मतलब वो मृतोपजीवी, परजीवी, कई तरह का होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? ऑप्शन में नीलहरी शैवाल, राइजोबियम स्पीसीज, एजोटोबैक्टर, कवक मूल कवक।
तो क्या हो जाएगा हमारा, हमने कल बताया था धान खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइनोबैक्टीरिया, जिसे नील हरित शैवाल भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताइए। बताइए जल्दी। ऑप्शन है आपका यूरेथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लोरेला कि आयोडोगेनियम। मैंने बताया था क्लोरेला। क्लोरेला क्या है, इसे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष केबिन या हौज में उगाते हैं प्रोटीन और कुछ भोजन प्राप्त करने के लिए। इसे अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है क्लोरेला को। और इसी से प्रकाश संश्लेषण का खोज भी हुआ था। प्रकाश संश्लेषण के खोज से भी संबंधित है क्लोरेला नामक शैवाल, मैंने बताया था। यदि आपको यह सब नहीं याद है तो फिर से जाकर पिछला वीडियो देखिए। और आप पढ़ते समय पढ़ने के बाद नोट्स जरूर बनाइए। ये सब जो पढ़ाई हो जाता है उसको फिर से दोबारा देखिए, फिर उसका नोट्स बनाइए। क्या होगा कि एक बार आप वीडियो देखिएगा, फिर उसका नोट्स बनाइएगा, 2 बार हो जाएगा, फिर उसको पढ़िएगा, तो में पूरा एकदम क्लियर आपका कंसेप्ट हो जाएगा। इसलिए कॉपी कलम लेकर के नोट्स जरूर बनाते रहिए, पूरा आपका साइंस हम क्लियर करा देंगे। अगला सवाल है कि लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर का रंग लाल क्यों होता है, कल बताया था मैंने, शैवाल के कारण। एगार एगार किससे प्राप्त होता है, एगार एगार शैवाल, लाइकेन, कवक, ब्रायोफाइटा। तो क्या आंसर हो जाएगा, शैवाल। देख रहे हैं, उतना डिटेल में पढ़ने के बाद एकदम आराम से सवाल बन रहा है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं, ये बताइए। कवक से संबंधित सवाल हो गया। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं, एल्गी, फंजाई, मॉसेज की फर्न। तो हमारा हो जाएगा फंजाई। मैंने कवक के क्वेश्चन वाले वीडियो में बताया इस सवाल को, अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर दोबारा देखिए, 8 मिनट का वीडियो है सिर्फ। अब चलिए सवाल से हम लोग पढ़े, कुछ जीवाणु से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो पहला सवाल है जीवाणु से, जीवाणु की खोज किसने की। बहुत आसान क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की। ऑप्शन है फ्लेमिंग, लेम्बल, टेमिन कि लीवेनहॉक। किसने की जीवाणु की खोज, फ्लेमिंग ने। और उसका नामकरण कौन किया था, एहरेनबर्ग। अभी तुरंत मैंने बताया पिछले वीडियो में, एहरेनबर्ग। अगला है कि जीवाणु के संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है, ये बताइए आप लोग, ध्यान सुनिएगा। जीवाणु के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ये क्वेश्चन आप जीवाणु के बारे में अच्छे से पढ़ रहिएगा तो ही बना पाइएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। पहला कि सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, जीवाणु कह रहा है कि सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं। दूसरा हमारा सभी जीवाणु विविधपोषी होते हैं, विविधपोषी। तीसरा हमारा अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी। अधिकांश विविधपोषी और कुछ स्वपोषी, कुछ क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। चौथा हमारा सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। मैंने जीवाणु के बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है, अगर वीडियो नहीं देखें तो फिर से देखिए। प्रकाश संश्लेषी नहीं समझ में आता फिर से देखिएगा, देख लीजिएगा। हमने बताया कि जीवाणु में पर्णहरित, पौधों वाला पर्णहरित नहीं होता है, लेकिन उसमें बैक्टीरिया पर्णहरित, बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, जो जिसकी वजह से वह प्रकाश संश्लेषण करता है। भले वह पौधों से भिन्न करता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण करता है। इसलिए कुछ जो जीवाणु हैं स्वपोषी होते हैं, लेकिन अधिकांश क्या होते हैं, विविधपोषी। मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया। आगे चलिए, जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि, जीवाणु को पौधा क्यों माना गया है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है ये गति नहीं कर सकते, इनकी कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो सारा तो हमारा क्या है, जीवाणु का गुण है, लेकिन कठोर कोशिका भित्ति की वजह से, कठोर कोशिका भित्ति मैंने पढ़ाया इसके बारे में, कठोर कोशिका भित्ति के कारण यह जो है काइटिन बताया ना, कठोर काइटिन, मोटी काइटिन, जीवाणु कोशिका भित्ति मोटी काइटिन होती है, इसकी वजह से इसे पौधा के श्रेणी में रखा गया है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। जीवाणु कोशिकाओं में क्या नहीं होता है, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला, राइबोसोम की सूत्र कणिका। तो हमारा हो जाएगा सूत्र कणिका, क्योंकि कोशिका भित्ति तो होता है, मैंने बताया था। जीव द्रव्य तो सब में होता है, सारे कोशिकाओं में जीव द्रव्य होता ही है, तो ये सूत्र कणिका हमारा आंसर होगा। अब चलिए, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। ऑप्शन है छड़ रूपी, गोल, सर्पिल कि कौमा रूपी। इसके बारे में थोड़ा मुझसे छूट गया, इसके बारे में क्वेश्चन में ही हम समझ ले रहे हैं। क्या है छड़ रूपी, गोल,
इसको इंग्लिश में बोलेंगे बैसिलस, बैसिली, और गोल को कोकाई, और क्या है सर्पिल, सर्पिल, अस्पाइरिला, चौथा कोमारूपी, कोमारूपी यानी कि वाइब्रियो बोलते हैं, वाइब्रियो, वाइब्रियो। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है, तो क्षाररूपी बैसिली, याद रखिएगा जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है, क्षाररूपी बैसिली। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं, कोकाई। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कोकाई। तो कोकाई कैसा जीवाणु है, आकार में सबसे छोटा होता है। सामान्यतः जीवाणु कैसे होते हैं, क्षाररूपी यानी कि बैसिली। गोल जीवाणु क्या कहलाता है, गोल जीवाणु कहते हैं कोकस। गोल जीवाणु क्या कहते हैं, कोकस, वही कोकाई से ही बना है कोकस। सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ाया, सर्पिल को अस्पाइरिलम। सर्पिल जीवाणु क्या कहते हैं, अस्पाइरिलम। तो ये जीवाणु के कुछ रूप हैं, इस तरह के जीवाणु होते हैं, सर्पिलाकार, क्षाररूपी, गोलाणु और कोमा। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, साधारणतः जीवाणु कैसे होते हैं, बैसिली यानी कि क्षाररूपी साधारणतः जीवाणु होते हैं। सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है, कोकाई या गोलाणु, इसे ही गोल जीवाणु भी कहा जाता है। सर्पिलाकार होता है एक, सर्पिलाकार जीवाणु को क्या कहते हैं, अस्पाइरिलम। सर्पिल जीवाणु को कहते हैं अस्पाइरिलम। नेक्स्ट सवाल चलिए अब देखते हैं जीवाणु से। नेक्स्ट सवाल है, वास्तविक केंद्रक किस में उपस्थित होता है। वास्तविक ऑप्शन है कवक, लाइकेन, जीवाणु, सारे सवाल। मैंने बताया कि सत्य केंद्रक या वास्तविक केंद्रक जीवाणु में अनुपस्थित रहता है, पता है ना, तुरंत वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया कि अनुपस्थित होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक भी होते हैं जीवाणु। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है, शैवाल, कवक, जीवाणु, कीट। तो हमारा हो जाएगा जीवाणु, क्योंकि उसमें द्विखंडन विधि होता है, वो बहुत तेजी से, अगर उसको अनुकूल परिस्थिति मिल जाए तो बहुत तेजी से फैलता है जीवाणु। नेक्स्ट सवाल है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है श्वसन मूल, मध्यकाय, वर्णकी लवक की जिंदर। तो वर्णकी लवक क्या होता है, वर्णकी लवक एक तरह का क्लोरोफिल ही है, जीवाणुओं का क्लोरोफिल बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहलाता है। तो वर्णकी लवक हमारा हो जाएगा, उसको हिंदी में दिया है। पास्चर, पास्चर प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है पास्चर, लुईस पास्चर के बारे में मैंने बताया था, बताइए जल्दी। प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, रोगों की जर्म थ्योरी की शराब के किण्वन। तो रोगों के जर्म थ्योरी के लिए लुई पास्चर क्यों प्रसिद्ध है, लोगों के जर्म थ्योरी के लिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा होता है, विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्म, यीस्ट। तो हमारा हो जाएगा माइकोप्लाज्म। जीवाणु भी बहुत ही छोटा होता है, और विषाणु को न सजीव न निर्जीव के बीच के, ना उसे सजीव माना गया ना ही निर्जीव माना गया, उसके बीच के स्थान पर रखा गया है, क्योंकि विषाणु या अनुकूल अवस्था रहेगा तो जिंदा हो जाएगा, बाकी अगर अनुकूल परिस्थिति नहीं रहेगा तो मृत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जो जीवाणु पौधे सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं। देखिए इसके बारे में मैंने बताया था, सीधे नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं वो जीवाणु क्या कहलाते हैं। तो उसको ऑप्शन आपके सामने है, बी नाइट्रीकरण जीवाणु, सड़ाने वाले जीवाणु, नाइट्रिकरी जीवाणु कि नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। तो नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु होता है, बताया था मैंने नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में, स्थिरीकरण के बारे में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में मैंने बताया था। क्या होता है कि जीवाणु जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेकर के उसे नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रेटों में बदल देते हैं। जो पौधे नाइट्रोजन क्योंकि सीधे अवस्था में नहीं लेते हैं तो नाइट्रेट के रूप में लेंगे। नेक्स्ट सवाल है, मूल ग्रंथियां पाई जाती है, रूट नूडल्स, कुछ लिग्यूमिनस पादप तथा कुछ अन्य पौधों में भी, केवल कुछ लिग्यूमिनस पादप में, सभी लिग्यूमिनस पादप में, किंतु अन्य पौधे में कभी नहीं, सभी पौधे में। तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ लिग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पादपों में भी ये पाया जाता है ये मूल ग्रंथियां। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्यों, क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह वो मर जाते हैं, जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है, याद रखिएगा, मानव के जीवाणु में पाया जाने वाला आंत है कोलाई, एसिसेरिया कोलाई। कौन सा है, एसिसेरिया कोलाई, एसरिसिया कोलाई।
टीबी उत्पन्न होने वाला जीवाणु, टीबी को उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम। याद रखिएगा, माइकोबैक्टीरियम के कारण टीबी रोग होता है। कोलाई कहां पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। भोजन की विषाक्तता, भोजन को विषाक्त कौन सा जीवाणु बनाता है? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। कौन बनाता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। याद रखिएगा, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगा तो उसको सुन लीजिए ध्यान से। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ऑप्शन है भोजन की विषाक्तता वाला। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, बैसिलिस एंथ्रेसिस कि सल्मोनेला टाइफोसिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, बोटुलिनम ये हो जाएगा भोजन को विषाक्त करने वाला। अगला है एंटीबायोटिक्स, अधिकांशतः किससे पाए जाते हैं? अधिकांशतः एंटीबायोटिक जीवाणु से पाए जाते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटा में कितने जीवाणु बनेंगे? देखिए 20 मिनट में एक जीवाणु कोशिका, ध्यान समझिएगा, 20 मिनट में एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 2 घंटा का रहा है, 20 मिनट में हो रहा है, तो 2 घंटा में कितने 20 मिनट होंगे? 2 घंटा बराबर कितना होता है? 120 मिनट, यानी कि 6 गो 20 मिनट होगा। अब बताइए, एक जीवाणु 20 मिनट में 2 गो हो जाता है तो 6 बार यही क्रिया होगा तो पावर में 6 कर देंगे, यानी कि 2 गुना 6 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 64। यही हमारा हो जाएगा आंसर। यदि आप पूरा डिटेल में पढ़ करके, ऐसे पढ़ करके पूरा डिटेल में तब क्वेश्चन बनाते हैं या फिर कोई साइंस का बुक फिर से पढ़ते हैं तो आपको एकदम सब कुछ दिखने लगेगा स्पष्ट क्लियर कि अच्छा ये ऐसे ऐसे हुआ है। तो इसलिए आपको डिटेल में पहले पढ़ना जरूरी है ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और बहुत जल्दी हो जाएगा। ये नहीं है कि पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो 2-3 साल भर लग जाएगा। 1 से 1.5 महीना के बीच में हम लोग पूरा साइंस खत्म कर लेंगे। इस तरीके से आपके एग्जाम से पहले पूरा साइंस खत्म हो जाएगा पूरा अच्छा से। तो सिर्फ ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट सवाल है, नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा फसल सहायक है? चावल, गेहूं, फली, मकई। तो क्या हो जाएगा? फली। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक, पीलिया, चेचक, मम्पस। तो हमारा हो जाएगा तपेदिक। रोग के बारे में भी हम लोग इस पढ़ेंगे रोग टॉपिक में। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में किसके कारण दूध खट्टा होता है? बताइए कितना आसान है। किसके कारण? ऑप्शन में वो भी दिया, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड। तो आंख बंद करके मार दीजिएगा। बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया अगर पूछेगा तो भी मार दीजिएगा, लैक्टोबैसिलस। दही जमाने में कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयोग होता है? तो लैक्टोबैसिलस। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तोजीवी जीवाणु कौन सा होता है? राइजोबियम, एसिटोबैक्टर कि एनाबिना। तो हमारा हो जाएगा एनाबिना। इस तरीका से हम लोग पूरा फिर नेक्स्ट सीरीज में आगे पढ़ेंगे। पूरा बायोलॉजी टारगेट रखा जाएगा कि 15 से 20 दिन में, 10 से 20 दिन के बीच में पूरा हो जाए। और आप इस तरीके से पूरा वीडियो को देखिए, फिर से आप रिवाइज भी कीजिए दूसरे वीडियो को जो देखे हैं, या उसका नोट्स जरूर बनाइए आप। ऐसे पूरा तैयारी हो जाएगा आपका क्लियर एकदम। फिर नेक्स्ट वीडियो में और जो भी मैथ के आपको वीडियो बनाया जा रहा है, मैथ के वीडियो में आपको डेली 10 से 12-15 क्वेश्चन कराए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, साथ ही साथ इसमें यह भी बताया जाता है कि कैसे आप एग्जाम में आने वाले जो भी आपके एग्जाम है उसमें कैसे क्वेश्चन हल कीजिएगा। तो आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे एग्जाम में मैं क्वेश्चन हल करता था, क्या करता हूं। तो ये सब जरूर इस वीडियो को देखिए। मैथ के रीजनिंग का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है और सारी चीज की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे जुड़ जाइए और उससे सारा आपको पीडीएफ भी मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।